हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं लुसेंट। ठीक है, लुसेंट में हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के बारे में। हमने अभी तक अपना मगध राज्य का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य मतलब कि उत्कर्ष तक हम अपना खत्म कर चुके हैं। हमने मौर्य साम्राज्य हम पढ़ रहे थे। मौर्य साम्राज्य में हमने हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में सारा डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप ये वाली वीडियो देखिए। तो चलिए आज का क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अशोक साम्राज्य। ठीक है, अशोक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मतलब कि मैं आपको अशोक के लिए एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगी उसकी। ठीक है, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, एक अलग से क्लास लूंगी। तो मैं आपको आज मतलब कि अशोक साम्राज्य के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में पूरा जितना भी अशोक साम्राज्य के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जितना भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है अशोक साम्राज्य से रिल ठीक है, तो उसके बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फालतू का हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्लास स्टार्ट होने से पहले। और वीडियो को फटाफट से अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कम टाइम में जीके वगैरह की नॉलेज मतलब कि जीके पढ़ सके। और मैं करंट अफेयर की भी क्लास लेती हूँ और करंट अफेयर की भी पढ़ सके। तो चलिए क्लास हम आज की अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज अशोक साम्राज्य के बारे में। हमने लास्ट में बिंदुसार तक का हमने पढ़ा था। बिंदुसार कौन थे? तो बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता थे। तो अब हम पढ़ रही है वैसे क्या है, मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, तो हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, उसके बाद में जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में किसने शासन स्टार्ट कर दिया मौर्य साम्राज्य पर? मगध की गद्दी पर फिर कौन बैठे? फिर बैठे बिंदुसार। बिंदुसार की मतलब कि बिंदुसार के दो बेटे थे, सुसीम और अशोक। ठीक है, तो मतलब कि बेटे तो उनके बहुत सारे थे जो मतलब कि माने जाते हैं, सुसीम और अशोक। ठीक है, तो उसमें से जो फिर उस बिंदुसार के बाद में जो मगध की गद्दी गद्दी पर बैठे थे, फिर बैठे थे अशोक। ठीक है, अशोक महान। ठीक है, तो आज हम अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अशोक गद्दी पर कब बैठे थे? अशोक गद्दी पर बैठे थे 259 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठे थे, बाकी दो 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, गद्दी पर अशोक बैठे थे। फिर सिंगली के अनुसार अशोक ने गद्दी पर बैठने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। किसके अनुसार? सिंगली के अनुसार। ठीक है, फिर उसके बाद में एक नोट है कि अशोक ने मगध की राजगद्दी पर बैठने के पश्चात 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया तथा वहां की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। ठीक है, अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से पहले, ठीक है, उन्होंने मतलब कि मगध की गद्दी पर बैठने से बाद उन्होंने 8वें वर्ष क्या करा, मतलब कि मगध की गद्दी पर बैठ गए अशोक। फिर जब मगध की गद्दी पर बैठे हुए उनको 8 साल हो गए, 8 साल बाद में यानी कि 261 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या करा, कलिंग पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद में जो कलिंग की राजधानी थी तोसले, उस पर क्या जमाया, अपना अधिकार उस पर स्थापित उन्होंने कर दिया। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद गद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती के क्या थे, राज्यपाल थे। अवंती, अवंती हमारा क्या है, अवंती 16 महाजनपदों में से एक जनपद है। ठीक है, तो अवंती पर बैठने से पहले अशोक ने क्या मतलब क्या मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। ठीक है, फिर उसके बाद में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत अशोक के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डियानीसियस, ठीक है, डायनीसियस किस शासन काल के दरबार में आए थे, किस राजा के दरबार में आए थे? तो
किसके अशोक के दरबार में आए थे और किसने भेजा था? मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायनीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। कहाँ पे? अशोक के दरबार में। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद में अशोक के बारे में थोड़ा सा डिटेल मतलब कि जान लेते हैं, उनका जन्म वगैरह कब हुआ था। तो अशोक का जन्म जो हुआ था 304 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र यानी पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके जो पिता थे पहले ही आपको पता है, बिंदुसार इनके पिता थे, फिर भी मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता कौन थी? शुभद्रांगी इनकी माता थी। इनकी माता का नाम शुभद्रांगी था। ठीक है। फिर उसके बाद में अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था तो 270 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था मगध की गद्दी के लिए। ठीक है। फिर दो अभिलेखों में, ठीक है, दो अभिलेख है, मास्की और गर्जरा। ठीक है। इन दो अभिलेखों में अशोक नाम का हमें उल्लेख मिलता है। क्लियर? पुराणों में, ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन और देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। हमें पुराणों में अशोक के दो नाम और मिलते हैं, अशोक वर्धन और देवनाम प्रिय। ठीक है। उसके बाद में अशोक की पत्नियां तो कई थी, पर उसमें से जो अशोक की प्रिय पत्नी थी उनका नाम क्या था? कारुवाकी नाम था अशोक की जो प्रिय पत्नी थी। ठीक है। फिर उसके बाद में अशोक के एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे का नाम था महेंद्र और उनकी पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा उनकी पुत्री का नाम था। अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने उपगुप्त से क्या ली थी? बौद्ध धर्म की इन्होंने दीक्षा शिक्षा ली थी। किससे? उपगुप्त से। ठीक है। उसके बाद में अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है। कौन कौन सी, किस किस नाम से वो 4 गुफाएं जानी जाती है? कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ठीक है। ये 4 मतलब कि अशोक ने बराबर की जो पहाड़ियां थी उसमें से आजीविकों के लिए रहने, उनके रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट नोट है कि अशोक का जो पौत्र था दशरथ, ठीक है, इसने भी नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। किसको की थी? आजीविकों को की थी। ठीक है। फिर उसके बाद में अशोक का पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा गया था? श्री लंका में भेज दिया गया था। फिर इतिहास के अनुसार अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो मतलब कि इतिहास के अनुसार अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है। जो हमारे शिलालेख होते हैं वो टोटल 14 होते हैं, 14। स्तंभ लेख हमारे 7 होते हैं, 7। और गुहा लेख आज तक हमें कोई गुहा लेख नहीं मिला है तो इसलिए गुहा लेख एक भी नहीं है। पर अशोक के अभिलेखों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। शिलालेख यानी कि 14 होते हैं, स्तंभ लेख 7 होते हैं और आपका गुहा लेख जो एक भी हमें आज तक नहीं मिला है तो वो इसके लिए हम क्या कहेंगे? एक भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद में उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। फिर अभिलेखों की खोज किसने की थी? अभिलेखों की खोज और कब की थी? तो अभिलेखों की खोज 1750 में की थी। किसने? पाटेद्री पेंथेलर ने की थी। किसने? अभिलेखों की खोज 1750 में पाटेद्री पेंथर ने की थी। क्लियर? सबसे पहले अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा था। और जो पहली बार अभिलेखों को मतलब कि शिलालेखों को अभिलेखों को पढ़ने में जो सफल हुआ था व्यक्ति, मतलब कि जिसको सफलता मिली थी, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप को ही मिली थी। क्लियर यहाँ तक आपको? आगे चलते हैं। शिलालेख, ठीक है, हमारे कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है जिनके बारे में आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है, मैं वही शिलालेख लेकर आई हूँ। ठीक है। तो जो पहला शिलालेख है, पहले शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है अशोक के पहले शिलालेख में। सेकंड शिलालेख में, ठीक है, जो दूसरा शिलालेख है अशोक का, उसमें मनुष्य एवं
पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था, ठीक है, मनुष्य और जो पशु होंगे उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, ये उसमें उल्लेख हमें मिलता है दूसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में राज्य भ्रमण करना और धर्म को मानना, ठीक है, मतलब कि अपने राज्य में घूमना और उस धर्म को मानना जिस धर्म मतलब कि जो राज्य उस धर्म को मानता है। फिर चौथे शिलालेख में मेरी घोष की जगह धम घोष कहा गया किसको, युद्ध को, ठीक है। फिर छठे शिलालेख में आत्मा पर नियंत्रण मतलब कि अपनी आत्मा पर नियंत्रण करना, इसका उल्लेख है। फिर उसके बाद में सातवां और आठवें शिलालेख में क्या मिलता है हमें कि जिसमें अशोक ने कहा तीर्थ यात्रा का उल्लेख, ठीक है, मतलब कि जिसमें अशोक ने कहा तीर्थ यात्रा का उल्लेख हमें मिलता है सातवें और आठवें शिलालेख में। फिर नौवें शिलालेख में हमें सच्ची भेंटें सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। और 10वें शिलालेख में राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या हमें मिलती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। फिर 12वां जो शिलालेख है उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है, मतलब कि इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है और इसमें आपको एक्सप्लेन कर रखा है 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि अशोक के काल में स्त्रियों को समान अधिकार दिया जाता था, ठीक है। तो ये हमें 12वें शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक के काल में जो स्त्रियां थी उनको पुरुषों के समान बिल्कुल समान अधिकार उनको मिलता था, क्लियर। फिर 13वें शिलालेख में क्या, कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो उसमें पूरे 1.5 लाख सैनिक मरे थे, कितने, कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो अशोक के साथ में कलिंग के ऊपर जब अशोक ने आक्रमण किया था तो पूरे 1.5 लाख उसमें सैनिक मारे गए थे। सॉरी। जब 1.5 लाख सैनिक मारे गए तो क्या हुआ, अशोक का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, मतलब कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक सॉरी। अशोक में जब 1.5 लाख सैनिक मारे गए तो अशोक पर ये सब कुछ देखा नहीं गया और वो एकदम मायूस हो गए, उदास हो गए और उनका हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग के युद्ध के बाद में, ठीक है। और पड़ोसी राज्यों का वर्णन हमको 13वें शिलालेख में मिलता है। जो हमारा 14वां शिलालेख है, 14th शिलालेख, इसमें जातक मतलब कि जाता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, मतलब कि सभी लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, ये हमें 14वें शिलालेख में से हमें मिलता है, क्लियर। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरे के 14 जो भी शिलालेख है आपको ये सारे शिलालेख अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। टोटल आपके 14 शिलालेख हैं और मैंने सारे ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि शिलालेख में किस चीज़ का हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो आपके इम्पोर्टेंट शिलालेख है मैं आपको बता देती हूँ। एक आपका जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है आपका आपका 13 हो गया, आपका 14 हो गया, ठीक है। और आपका 12 भी आपका ले सकते हैं आप, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और आपका एक फोर्थ आपका इम्पोर्टेंट शिलालेख हो गया, फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। और इतने आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके, और एक आपका 9th हो गया, ठीक है। इनमें से तो आपके मतलब कि एग्जाम से पूछे जाते ही जाते हैं, पर आप सारे ही शिलालेख को अच्छे से याद कर लेना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं लिपियाँ। अब अशोक के काल में 4 लिपि थी, ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ठीक है। ये क्या थी, 4 लिपि है यानी कि 4 भाषाएं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो ब्राह्मी भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, भारत में बोली जाती है, खरोष्टी पाकिस्तान में बोली जाती है और ग्रीक और अरमाइक ये दोनों भाषा अफगानिस्तान में बोली जाती है, ठीक है। क्लियर आपको ये सारी लिपियां? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अपने स्तंभ लेख की, ठीक है। स्तंभ लेख कितने बताए थे मैंने आपको, तो स्तंभ, एक मिनट, स्तंभ लेख मैंने कितने बताए थे, ओहो,
स्तंभ लेख आपके कितने हैं? 7, ठीक है, कितने? 7 आपके स्तंभ लेख है, ठीक है। तो स्तंभ लेख नोट कर लीजिए, जो भी नोट वाले पॉइंट्स में है ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो आप भी ऐसे ही अपने नोट्स को ही बना लीजिएगा। तो स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है और ये भारत में पाए गए थे, ठीक है। जो स्तंभ लेख है हमारे, वो कौन सी भाषा में? ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है, जो कहाँ पर पाए गए थे? भारत में पाए गए थे। फिर जो हमें पहला प्रयाग स्तंभ लेख मिलता है, कहाँ पर हमें मिलता है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? कौशाम्बी में स्थापित है। कौन सा? पहला प्रयाग स्तंभ लेख। उसके बाद में अकबर ने इस स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था, ठीक है। फिर दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से कहाँ पर लाया गया था? दिल्ली लेकर आया गया था ये स्तंभ लेख, ठीक है। फिर आपका तीसरा स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ, ठीक है। मतलब कि ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से कहाँ लेकर आए? ये भी दिल्ली लेकर आए थे फिरोज शाह, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें जो स्तंभ लेख मिलते हैं, कहाँ पर स्थापित है? बिहार में स्थापित है। जो पहला स्थापित है बिहार का रामपुरवा में स्थापित है, जो चंपारण में है। और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी, ठीक है। फिर जो दूसरा बिहार का स्तंभ लेख है, वो लौरिया अरेराज में स्थापित है, जो कहाँ पे? ये भी चंपारण में ही है। और तीसरा भी लौरिया नंदगढ़ में है, जो कि चंपारण बिहार में स्थापित है। और मतलब कि इस यहाँ पे जो स्तंभ लेख स्थापित है, इसमें क्या है? मोर के चित्र का हमें यहाँ से वर्णन मिलता है। मोर का चित्र यहाँ पे क्या है? बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है, वो कौन सा है? वो रुम्मी देई है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख। अशोक का जो 7वां अभिलेख है, वो क्या है? वो एक सबसे लंबा अभिलेख है। या फिर आप अशोक का उसको क्या कह सकते हैं? अशोक का अ, स्तंभ लेख, ठीक है। क्लियर यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें? तो उम्मीद करती हूँ आपको अशोक के बारे में जितनी भी मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई, आपको अच्छे समझ में आई होंगी। और इजी लैंग्वेज में मैं आपके सामने नोट्स बनाकर लेकर आई अशोक के, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसी ऐसी घटना हुई थी अशोक के काल में। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए, करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ में। जब तक बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में, सुपीरियर स्टडी पॉइंट के साथ।